नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शिकारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हरियाणा में जितने भी अब तक आपके पेपर हुए हैं, उसमें जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे यहां पर करेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। और ये है आज आपकी क्लास नंबर 12। इससे पहले मैं 11 क्लास आपको करा चुका हूँ और 11 क्लास में आपको लगभग मैं 5 से 6 पेपर करा चुका हूँ। आज ये आपका 7वां पेपर है। इस पेपर में भी काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं। ये आपका हरियाणा डिविजनल अकाउंटेंट का पेपर है, 2016 में ये हुआ था। तो उसके ये क्वेश्चन है आपके सारे, तो इसको हम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जीएस के भी मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं उसमें से आपके 1750 प्लस क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें से जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे उनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का फायदा नहीं था। तो इसमें कोशिश क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ये ऑप्शन इससे जुड़ी हुई है, ये ऑप्शन इससे जुड़ी है, ये ऑप्शन इससे जुड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसमें भी कल मैंने क्लास आपको रिकॉर्डिंग करके डाल दी थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथ के क्वेश्चन देखते हो तो आप हरियाणा के जीएस भी क्वेश्चन देख सकते हो। और 1750 क्वेश्चन है आपके लगभग। और ये आप मान के चलो कि अगर हम हर एक ऑप्शन को भी सोल्व करते हुए चलेंगे, मान लो एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है, ए है आपका, बी है और आपका सी है और आपका डी है। अगर हम 4 ऑप्शन में से नहीं, एवरेज हम 3 ऑप्शन भी मानते चलें तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 1700 ही ले लो आप। 1700 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 5100। तो आप मान के चलना कि मैं आपको यहाँ पर 5100 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और हर एक जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एक क्लास इसकी आ चुकी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही मौका मिलेगा उसमें मैंने 22 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 22 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में कराया है और ऐसे ही डिटेल में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पेपर में जो मैथ के आपके क्वेश्चन आए थे उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण सा पेपर था, बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं आपके मैथ के, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। बोला है कि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान क्या है आपकी? समान है। और उसका जो आयतन है इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है। आपसे पूछा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। घन एक ऐसा 3D पिक्चर होती है भाई, ठीक है। घन एक ऐसी 3D पिक्चर है जो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसकी क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसको बोला जाता है आपका घन, ठीक है। तो हम फिलहाल ये घन बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशन है आपकी ये, ठीक है। तो इसको अभी बना लेते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके से इसको यहाँ जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। एक सेकेंड, आ जा भाई। इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस वाली को इसको यहाँ जोड़ देते हैं और इस वाली को यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया? एक आपका घन बन गया, एक क्यूब बन गया, जिसको क्यूब भी बोल दिया जाता है हिंदी में। तो ये आपका क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक है। इसने बोला है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है। तो इसका मतलब घन वो आपका 3D फिगर होता है जिसकी लंबाई भी ए है, जिसकी चौड़ाई भी ए है और जिसकी ऊंचाई भी ए है। तो ये हो बन गया आपका क्या है? घन, ठीक है। इसकी 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो आपसे इन्होंने बोला है कि इसका जो आयतन है वो आपका कितना है? 64 है। तो किसी भी घन का जो आपका आयतन है वो किसके बराबर होता है? इसकी भुजा के क्यूब के बराबर होता है। तो ए की 3 आपका कितना आ गया? यहाँ पर 64 आ गया, ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं आपकी ए है। तो 64 किसका क्यूब होता है? आपका 4 का। तो ए का जो आपका मान आ गया कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब देखो, इसने आपसे पूछा है कि बताइए इसका कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये इसने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एक सतह तो आपकी ये वाली बनेगी, ये वाली सतह बनती है एक तो आपकी। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा? ए इंटू में ए का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके अलावा देखो, ये चीज याद रखना कि किसी भी घन में टोटल आपके क्या होते हैं? 6 वर्ग होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं। अगर मैं किसी एक सतह का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से गुना कर दूं तो क्या उस घन का जो आपका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएगा? बिल्कुल निकल कर आएगा। देखो, मुझे पता है कि एक सरफेस इसका क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा का वर्ग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? भुजा कितनी है इसकी? 4 है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ गया आपका? 1 का 4 का स्क्वायर आपका 16 आ गया। ये तो एक सरफेस का एरिया आ गया। और ऐसे ऐसे कितने सरफेस अपने पास? ऐसे ऐसे हैं हमारे पास 6 सरफेस। तो 16 गुना में 6 कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96। तो 96 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए यहाँ पर कि आपका घन क्या होता है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है। तो इससे आपको पता लग जाएगा किसी एक
सतह का क्षेत्रफल निकाल लेते हो, 6 से गुना कर देते हैं और इसकी सारी सतह क्या होती है, वर्ग होती है, स्क्वायर होती है, तो इसलिए एक का एरिया निकाला और 6 से गुना कर दिया और इसका कुल सतह क्षेत्रफल आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि राजू ए से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस बी से ए की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो ये अभी हमने 5-6 पेपर किए हैं, मतलब 5-6 पेपर मैंने आपको करवा दिए, उसमें से 3 से 4 पेपर में ये क्वेश्चन आया है, एवरेज स्पीड का औसत गति का कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप दो बराबर दूरी कवर करते हो, मान लो ए से बी आपने दूरी तय की, ठीक है, और फिर वापस आप क्या हो गए, बी से ए आ गए, इस तरफ आप गए और फिर वापस आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनके बीच की दूरी डी मान लूं, तो इसका मतलब क्या है कि आने जाने में जो आपने दूरी तय की है वो बिल्कुल बराबर दूरी आपने तय की है। जब भी ऐसा केस आता है कि आपने आने जाने में जो दूरी है अगर वो बराबर तय कर रखी हो, तो उस केस में जो औसत गति होती है आपकी वो किसके बराबर होती है, सीधा लिख लेना 2 इंटू में। ठीक है, मान लो कि आपको स्पीड दे रखी है x और y, तो वो होती है आपकी 2xy और अपॉन में आपकी किसके बराबर होती है, x प्लस में y के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर x आपका कितना है, 7 है और y आपका कितना है, 5 है। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगी आपकी 2 गुना में 5 गुना में आपकी 7 आ जाएगी और जमा में आ जाएगी आपकी 7 और 5 12। ठीक है, 2 छिक आपका 12 आ गया, 7 पंजे 35 आ गया, 35 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब जो इसका उत्तर आएगा डेसिमल में आएगा और कितना आएगा आपका, ठीक है, 35 है यहाँ से आपका, ठीक है, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो गया, बचे कितना आपका 5। ठीक है, उसके बाद आपका एक आप डेसिमल लगा लो, जीरो उतार लो, ठीक है, 50 आ गया, 6 अठे 48 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद 2 बच गया आपका, तो इसका मतलब 6 3 आपका 18 आ गया, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये 3-3 आपका आगे चलता जाएगा, तो इसलिए हमने इसको यहीं तक रख लिया, तो इसका मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कब लगेगा, ये आप याद रखना, जब आपने दोनों तरफ दूरी बराबर तय कर रखी हो वहां लगेगा। इसके अलावा अगर आपने आने जाने में बराबर दूरी तय ना की हो, मतलब कि बराबर आपने दूरी तय की है, बट ऐसे भी हो सकता है कि वो ए से बी गया है और बी से सी गया और ये भी दूरी डी है और ये भी दूरी आपकी डी है, और आपसे पूछ ले कि ए से सी तक आपकी औसत चाल क्या है, तो यहां भी आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दो दूरी उसने बराबर तय कर रखी है। ऐसा नहीं है कि आना और जाना ही है, दूरी चाहे आपने सीधी तय कर रखी हो, बट हो क्या, कंडीशन क्या हो कि वो आपस में बराबर हो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो समकोण बनाते हैं वह 12 सेंटीमीटर है और आपका 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिधि क्या होगी, आपसे पूछा है। देखो जी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपको देख से ही यहाँ पता लग रहा होगा कि कौन सा त्रिभुज है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है आपका, समकोण त्रिभुज। ये है आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज और क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो नाम दे देते हैं इसको, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है और ये आपका क्या है, सी है, और ये यहाँ पर आपका बन रहा है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसने बोला है कि 5 और 12, मैं इसको 5 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। आप उसको 12 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो 90 डिग्री के सामने जो आपका कर्ण आएगा ना, वो कितना आ जाएगा आपका, 13 आएगा, क्योंकि 5 12 13 एक आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 13 होता है। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, कई सारे होते हैं आपके जो आपके पेपर में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 3 4 5 होता है। ठीक है, इसी को 2 से गुना करके 6 8 10 भी आ जाता है। ठीक है, इसी को 3 से गुना करके 9 12 15 भी आ जाता है। ये आपके काफ़ी आते हैं पेपर में। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका 5 12 13 आ गया। उसके बाद आपका 8 15 17 भी आता है। ठीक है, 7 24 25 भी आता है। तो ये वो सारे होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 20 21 29 भी आ जाएगा आपका, 20 21 आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, और 11 60 61 भी आ जाएगा आपका। तो ये काफ़ी सारे होते हैं जो आपके पेपर में काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो काम आएगा 5 12 13 काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब देखो वैसे भी हमें इस, हाँ तो परिमाप निकालना था। हाँ तो परिमाप पे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसने बोला वृत्त की परिधि क्या है, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 13 जमा में 12
और जमा में आपका 5, 13 और 12 आपका कितना आ जाएगा 25, 25 और 5 आपका 30। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इस पेपर में कम ही क्वेश्चन आए थे और उन्होंने क्या कर रखा था, जो मैथ के क्वेश्चन है बीच बीच में डाले हुए थे। जैसे आप देख रहे होगे, एक 10 नंबर पे था, फिर एक 12 पे था, फिर एक आपका एक 16 पे था, एक आगे चल के आपका 50 पे भी आएगा। तो कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं थे, बीच बीच में क्वेश्चन थे आपके। कभी रीजनिंग आ रहा था, कभी आपका मैथ आ रहा था, कभी आपका जीएस आ रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। ठीक है, जैसे अब 16 क्वेश्चन है, उसके बाद 20 नंबर पे आपका क्या था, मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो बोला है कि किसी एक संख्या का 16% कितना, आपका 216 है, तो उस संख्या का 27% क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, एक बात याद रखना, अगर संख्या सेम है, अगर संख्या दोनों जगह सेम है, वही संख्या पहले थी, वही संख्या अब भी है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो 216 है वो किसकी वैल्यू है, आपकी 16 की वैल्यू है, और निकालनी किसकी है, आपको 27 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि संख्या आपकी सेम है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 16 का मान इतना है तो 27 का कितना होगा। 4 चौक आपका 16 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, और नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, कट जाएगा, 2 पे चला जाएगा, और ऊपर आपका किस पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा। तो 27 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा यहाँ से, 729। ठीक है, तो ये आपका 729 आ गया, और आप इसको क्या करो, 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ गया, 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, 2 छिक 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 चौक 8 आ गया, और 2 पंजे 10 आ गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर आएगा वो सेकंड, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके इस पेपर में आया हुआ था, हरियाणा का, हरियाणा डिविजनल अकाउंटेंट का ये पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया था आपका 2016 में। ये सारे जो क्वेश्चन है उसी पेपर के हैं, तो मैं सारे आपको करा दे रहा हूँ। लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, महत्तम समापवर्तक की 2/3। ठीक है, देखो 20 के बाद आपका 28 नंबर आ गया। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एचसीएफ आपको निकालना है। किसका निकालना है एचसीएफ आपको, 2/3, 3/4, और उसके बाद बोला है आपको 4/5। ठीक है, देखो भाई, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी कि जब भी आपको इस तरीके से निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, जो भी निकालने के लिए बोला जाता है ना, जैसे इन्होंने बोला है एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले का तो वही निकलता है। ठीक है, और नीचे वाले का आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो ऊपर वाले का एचसीएफ पूछा है, अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछ ले तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। वो डिपेंड करता है, जो पूछा है वो ऊपर निकाले जाएगा और नीचे वाले का फिर आपका वो निकल जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो एचसीएफ यहाँ पर, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 2 3 4, इनमें वो कॉमन नंबर है जो इन सबको क्या है, डिवाइड कर सकता है। तो मुझे तो कोई नहीं लग रहा एक को छोड़ के, एक ही एक ऐसी संख्या है जो 2 3 4 तीनों को भाग कर सकती है। इसका मतलब एक आ गया। अब 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से भाग हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है इनमें से कोई कटेगा नहीं। अगर कुछ भी वैल्यू कटने वाली नहीं है तो आप डायरेक्ट इनको गुना कर दो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब एलसीएम आ गया आपका 1/60। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहली ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, और ये सारे जो आपके आंसर हैं ये आपके एचएसएससी ने दिए हुए हैं। ठीक है, और पहला आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को, देखो पिछला क्वेश्चन कितने नंबर पे था, 28 पे, उसके बाद सीधा 44 नंबर पे था। बोला है ए किसी एक काम के हिस्से को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ए और बी उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है। देखो जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी एक पेपर में आया था। मैंने बोला था अगर आपको ए जितने दिन में कर रखा है वो दे रहा है, बी जितने दिन में कर सकता है वो दे रखा है, और आपसे दोनों का पूछ लिया जाता है साथ मिला करके, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको सीधा क्वेश्चन कर देना है 12 गुना में 16। ऊपर तो दोनों को गुना करके लिख दो और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दो। कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 थे 28 और आपका 4 थी 12, और ये आ गया आपका 48 बटे में कितना, 7। तो 7 6 42 और 6 आपका 48, 6 सही 6 बटे में 7। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सीधा। अगर यहाँ पर ज़्यादा होते तो इस तरीके से नहीं कर पाते। मैं सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर 2 ही लोग हैं तो उन ऊपर दोनों को गुना कर लो, जितने दिन में वो काम करते हैं उन दोनों को गुना, नीचे जोड़ के लिख लो। ठीक है, नहीं तो कैसे करोगे आप, इसको एलसीएम लेके कर लेना कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में,
एलसीएम आ गया आपका 48 और 12 चौक 48 और आपका 16 3 48, तो टोटल काम 48 करना है। ये मिलकर 7 काम करते हैं, 48/7, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 सही, 6/7। तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एचएसएससी ने जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हैं धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन कर लें। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जीएस के क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ। कल मैंने 22-23 क्वेश्चन की एक वीडियो आपके लिए बनाई थी और उसमें उसको मैंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में उसमें कराया था कि हर एक ऑप्शन को मैंने आपको मतलब पूरा उसका सॉल्यूशन कराने की कोशिश की थी पूरे क्वेश्चन का। जैसे रेडियो स्टेशन आ गए थे कि सबसे पुराना कौन सा है, रोहतक वाला है, कब इसकी स्थापना हुई, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, टोटल कितने, तो उस पर हमने बात की थी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद आपका 50 नंबर पे था। लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। इन 3 संख्याओं की प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद क्या होगा, मतलब उनकी गुना क्या होगी, ये आपसे पूछा है। लो भाई कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताना, विषम संख्याएं कौन सी होंगी। जैसे 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, या 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से होंगी। तो यहाँ से मैं एक बात देख सकता हूँ कि जो विषम संख्याएं होंगी उनके बीच में हमेशा 2 का गैप रहेगा। ठीक है, 2 का गैप रहेगा। अब मुझे नहीं पता पहली कौन सी है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि पहली कौन सी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ, मैं पहली को x मान लेता हूँ। मुझे ये पता है कि उनके बीच में जो गैप आएगा वो कितने का आएगा, 2 का आएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी पहली संख्या वो x है, तो दूसरी कितनी आएगी, 2 का गैप होना जरूरी है, तो दूसरी मेरी x जमा में 2 आ जाएगी। तीसरी कितनी आ जाएगी, इसमें फिर 2 जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, x जमा में 4, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप होना जरूरी है। यहाँ भी 2 का गैप आ गया, यहाँ भी 2 का गैप आ गया, और इन सबका जो जोड़ है वो आपको 63 दे रखा है। ठीक है, यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रही है कि इनको जोड़ने से क्या आता है, आपका 63 आता है। तो कितना आ गया आपका 3x, और जमा में आपका 4 2 6 आ गया, और बराबर में 63 आ गया, और 3x आपका किसके बराबर आ गया भाई, 57, और x का जो मान आ गया आपका 3 एकम 3, 3 में आपका 27 आ गया। इसका मतलब जो पहली छोटी विषम संख्या है वो आपकी कितनी है, 19 है। आगे उनमें 2 2 जुड़ जाएगा, तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, यहाँ 19 आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा, और ये आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है 19 2 21 2 23। ठीक है, अब इसने बोला है इन तीनों संख्याओं, इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वो मतलब उत्पाद क्या होगा। देखो अब आपको ये पता है कि अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो 21 गुना में अगर मैं 19 करूंगा, तो आपको ये पता है कि जो लास्ट में इकाई का अंक आएगा ना, वो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसे जिसके लास्ट में 9 है, तो इसका मतलब यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसे नहीं करना तो भाई फिर पूरे को सोल्व कर देना, और तो कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो इकाई के अंक का प्रयोग करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन का उत्तर आएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, 21 है आपका और आपका 19 है। इसको भी करने के कई तरीके हैं। ऐसे गुना करोगे आपका 9 आ जाएगा, फिर क्रॉस में गुना करना होता है आपको। ठीक है, क्रॉस में गुना करना किसकी किससे, इसकी इससे और इसकी इससे, कितना आ गया, 9 दूनी 18, और एक और एक 18 और एक आपका 19 आएगा। ठीक है, एक हासिल आ गया, 2 एकम 2 और एक आपका हासिल 3। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी तरीके हो जाएंगे। जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, 20 जमा में 1 लिख सकते हो, और इसको आप 20 घटा में 1 भी लिख सकते हो। तो कितना बन जाएगा, 20 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर घटा में बी का स्क्वायर, तो ए आपका 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 1 माइनस करोगे कितना, 399। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ऐसा नहीं कि। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी कैलकुलेशन थी, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, और इसमें इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और क्वेश्चन भी काफ़ी आसान थे। हरियाणा डिविजनल अकाउंटेंट का ये पेपर था, 2016 में हुआ था। ठीक है, तो कैसी लगी भाई वीडियो आपकी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो ये क्लास में आपको डेली देता हूँ, और इसमें मैंने आज आपको 5 पेपर पहले हो चुके हैं, ये आपका 6ठा पेपर है। 6 पेपर मैं आपको करा चुका हूँ अभी तक, जो आपके एचएसएससी ने पूछे हैं। उसमें एक टीजीटी का पेपर भी मैंने आपको करवा दिया है, पटवारी का भी उसमें पेपर करवाया है, क्लर्क का भी आया है, और ये आज अकाउंटेंट का आया है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा जीएस में मैंने कवर क्या किया है, जितने भी पेपर आपके हुए हैं 2015 से लेकर अभी तक, जितने पेपर हुए हैं आपके, चाहे वो अकाउंटेंट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, तो हर एक पेपर को, चाहे नायब तहसीलदार का हो, ठीक है,
तो उसमें हर एक पेपर की जीएस को कवर करने की कोशिश की, तब जाके आपके 1750 प्लस क्वेश्चन हुए हैं। और 1750 क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 5000 प्लस क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, और कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो मैं आपको बताऊं। आपकी इच्छा है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है बाद में तो मुझे बता देना, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर।